हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम सम्राट फार्माकेम लिमिटेड है। ये कंपनी किंग ऑफ आयोडीन केमिस्ट्री ये बोलते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये किंग सम्राट है आयोडीन केमिस्ट्री में। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज जो हमारी माइक्रो कैप की चल रही है, उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 43.7 करोड़ है। बट हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये। आयोडीन केमिस्ट्री में इनकी मास्टरी है और इनका फोकस कंप्लीटली आयोडीन और आयोडीन के डेरिवेटिव्स और ब्रोमीन के डेरिवेटिव्स में भी है। तो अच्छे सेगमेंट में है ये। काफी मार्केट पोटेंशियल है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है और काफी अच्छे इसके जो अभी तक की परफॉर्मेंस रही है वो काफी इंप्रेसिव लगी है मुझे। तो इसलिए मैंने इस कंपनी को इसमें शॉर्टलिस्ट किया। मुझे लगता है ये कंपनी में काफी पोटेंशियल है। अगर 10 साल की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है यहाँ से 10 साल में कम से कम ये 10 गुना रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। इसीलिए हमने इस कंपनी को आज माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में ऐड किया है। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। बहुत छोटे मार्केट कैपिटल है इसका। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है माइक्रो कैप कंपनीज में। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल उतना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप उतना फ्लक्चुएशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी है और होल्डिंग टाइम, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनीज को की स्टोरी प्ले आउट होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो आपका उतना पेशेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। आपके पास होल्डिंग पीरियड लंबा होना चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, आप इसके प्राइसेस में जब फ्लक्चुएशन होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज मत करिएगा। इसको जस्ट एज अ एजुकेशनल वीडियो लीजिए और उसको पास कर दीजिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो अपना ज्यादा एलोकेशन मत करिए। अगर आप करते भी हैं तो लिमिटेड एलोकेशन करके आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जस्ट यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो तो देख सकते हैं सर, जैसे कि मैंने ये इस कंपनी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। ये है स्मार्ट फार्माकेम लिमिटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आता तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। लाइक का बटन दबाइएगा अगर आपको पसंद आता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोलकर रखी हुई है। ये है सम्राट फार्माकेम लिमिटेड, द किंग ऑफ आयोडीन केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आयोडीन, आयोडीन के डेरिवेटिव्स इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आयोडीन केमिस्ट्री में ये काम करते हैं। एक बार आपको याद भी होगा कि इसके पहले हमने एक और कंपनी डिस्कस करी थी जिसका धर्मशी मुरारजी केमिकल्स था। वो उनकी जो मास्टरी थी वो सल्फर केमिस्ट्री में थी। उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया मार्केट में रिसेंटली। और अभी उसी लीग में आप देख सकते हैं कि ये सम्राट फार्माकेम है, बट इसकी जो मास्टरी है वो आयोडीन केमिस्ट्री में है। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर आपको बिजनेस समझ में अगर आपको याद आता है तो मुझे जो याद आता है वो है नियोजन केमिकल्स। वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। अगर आप उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी एनकरेजिंग है। उसकी भी जो मेन मास्टरी है वो ब्रोमीन में है। तो ये कंपनी भी आयोडीन और ब्रोमीन में ही प्रेजेंट है। काफी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका। देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सम्राट फार्माकेम लिमिटेड हैज बीन अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयोडीन डेरिवेटिव्स टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1992। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका जो इंसेप्शन हुआ था वो 1992 में हुआ था। और ये सिर्फ इंडिया फोकस्ड कंपनी नहीं है, ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स की। और आयोडीन डेरिवेटिव्स में इसकी प्रेजेंस है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई इससे कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। और इसका जो 30 साल से बिजनेस में है और आयोडीन डेरिवेटिव्स में इसका काम है। अब आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल देके रखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए, सम्राट फार्माकेम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 16th of June 1992। तो 1992 16th of June को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी एट अंकलेश्वर इन गुजरात, स्टेट ऑफ इंडिया। तो अंकलेश्वर में जो जगह है गुजरात में, वहां पर इन्होंने पहला प्लांट 1992 में स्टार्ट किया था। इट वाज प्रमोटेड बाय मेहताज। तो ये ललित मेहता है और राजेश मेहता, इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था।
फिर देखिए, द कंपनी इज करंटली मैन्युफैक्चरिंग आयोडीन सॉल्ट्स एंड ब्रोमीन सॉल्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो मास्टरी है वो है आयोडीन डेरिवेटिव्स में। तो ये आयोडीन सॉल्ट बनाते हैं और ब्रोमीन सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नियोजन केमिकल्स जो है उसका कोर फोकस जो है ब्रोमीन सॉल्ट्स पे है। उसकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। क्यों रिकॉग्नाइज किया है? क्योंकि उसका बेस थोड़ा बड़ा हो चुका है। और दूसरा, और भी इसमें नियोजन केमिकल्स में काफी सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास समय होगा तो एक नियोजन केमिकल्स पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट ये उसी लीग की कंपनी, आप ये समझ सकते हैं। बट इसका स्केल बहुत छोटा है, इसके प्रमोटर्स भी उतने एग्रेसिव नहीं दिखते जितने नियोजन केमिकल्स के हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स नियोजन के साइड में हैं। बट फिर भी ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि जितने मार्केट कैपिटल पे है, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये 10 गुना हो सकती है यहाँ से। इसलिए हमने इसको कवर कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो हम वापस इसी पर आ जाते हैं, तो आयोडीन सॉल्ट और ब्रोमीन सॉल्ट, इन दोनों पर इसकी प्रेजेंस है। वी हैव वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ आयोडीन डेरिवेटिव्स। तो आयोडीन में तो इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है और इनके पास वाइडेस्ट रेंज ऑफ आयोडीन डेरिवेटिव्स हैं। The finished product produced by the company are used in various industries like pharmaceutical, chemical, food, फर्टिलाइजर एंड सॉल्ट्स। तो इनकी जो है जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सप्लाई करते हैं, केमिकल कंपनीज को, फूड कंपनीज को, फर्टिलाइजर को, सॉल्ट को। इन सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इनको डील करते हैं, एज अ कस्टमर ये इनको सप्लाई करते हैं। ओके सर, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए, अब ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है। तो इनके हैं तो काफी सारे प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके। मुझे मुझे अगर मैं इफ आई एम करेक्ट, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन ऑलमोस्ट 25-30 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। बट फिर भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्हें यहाँ पर डिफाइन किए हैं। पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट जो होता है, इट इज इंडिकेटेड एज अ थायराइड ब्लॉकिंग एजेंट टू प्रिवेंट द अपटेक ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड मेंटेन लेवल ऑफ आयोडीन। तो ये देखिए, तो ये जो है ये थायराइड ब्लॉकिंग एजेंट है। बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको उसका अपटेक बढ़ने से रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड देखिए, तो पोटेशियम आयोडाइड इज मेजरली यूज्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, थायराइड प्रोटेक्शन एंड रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन। तो ये देखिए डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज होता है यहाँ पर। फिर इथाइलिन डायमाइन डाइहाइड्रोलाइड, तो डाइहाइड्रो आयोडाइड, तो EDDI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड एज एन एडिटिव फॉर फीड यूज टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंसी को करने के लिए ये फीड में भी यूज होता है। मिथाइल आयोडाइड इज ऑल्सो कॉल्ड आयोडोमिथेन। इट इज कॉमनली यूज्ड एज मिथाइलेशन रीएजेंट। तो मिथाइलेशन रीएजेंट के फॉर्म में ये यूज होता है। कॉपर आयोडाइड, तो कॉपर आयोडाइड इज यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग, प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन एंड डिटेक्शन ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को भी खोजने के लिए इसका यूज होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं इसमें आयोडीन डेरिवेटिव्स। अब देखिए, कैल्शियम आयोडेट, तो इट इज यूज्ड एज आयोडीन सप्लीमेंट फॉर एनिमल्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। तो ये जो है सप्लीमेंट फॉर एनिमल्स, आयोडीन सप्लीमेंट फॉर एनिमल, क्योंकि आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी नहीं होना चाहिए, डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली जो फूड है उसमें हम आयोडीन की मात्रा हमेशा मेंटेन करते हैं, तो एनिमल्स को भी दिया जाता है और ये डिसइंफेक्टेंट्स और डिओड्रेंट्स के में भी यूज होता है। उसके बाद सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। ये ठीक है। फिर ये देखिए नेक्स्ट जो है पोविडोन आयोडाइड। इट इज एन एंटीसेप्टिक यूज्ड फॉर स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। तो आपको पता होगा शायद, अगर आपको नहीं भी पता होगा, टिंचर जो होता है वो भी आयोडीन से ही बनता है। तो एक्चुअली ये एंटीसेप्टिक होता है। तो कभी भी जैसे कुछ घाव हो जाता है तो उसमें भी आयोडीन का एक टिंचर जिसको बोलते हैं उसको लगाते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक होता है। देखिए यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि एंटीसेप्टिक यूज फॉर स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। फिर ट्राई मिथाइल sulfoxynium iodide. It is commonly used in manufacturing of antibacterial ointments and other pharmaceutical products. Okay sir, तो ये pharmaceutical companies में ये supply करते हैं ट्राई मिथाइल सल्फोऑक्सीनियम आयोडाइड। फिर ये देखिए सोडियम मेटाफर आयोडेट, तो इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड डाइज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो हैव अ वेरियस फार्मा एप्लीकेशन। तो डाइज में, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में, फार्मा में, और यहाँ पर आप देखिए तो ये सारी जो है इतना इनका यूज है। और इसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से डिफाइन भी किया था, जैसे कि हमने देख लिया है। और बाकी जो है इनके प्रोडक्ट्स वो आप इधर भी फर्दर पढ़ सकते हैं। तो ब्रॉडली आपने देख लिया कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल, एनिमल फीड, फूड एंड प्रिजर्वेटिव, टेक्सटाइल, टायर, एग्रोकेमिकल, प्रिंटिंग एंड केमिकल्स, इन सारी जो है सेगमेंट्स, इतने सारे जो वर्टिकल से बिजनेस वर्टिकल्स, उन सबको सप्लाई करते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये आपने देख लिया, इनके प्रोडक्ट समझ लिए। अभी देखिए सर, ये अबाउट सम्राट फार्माकेम लिमिटेड। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1992 में ये स्टार्ट हुई थी। प्रमोटर्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। आयोडीन सॉल्ट और ब्रोमीन सॉल्ट में ये प्रेजेंट है, और ये सारी कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं। वही चीज इन्होंने बताई है फिर से, और ये इंडियन और फॉरेन मार्केट दोनों में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है ये। और इनकी जो प्लांट है वो देखिए, इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट एट अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर गुजरात, सॉरी मुंबई में, द हार्ट ऑफ मुंबई, सॉरी अंकलेश्वर जो था वो तो गुजरात में था। और इनका एक मॉडर्न ऑफिस है जो कि मुंबई में इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस भी सेटअप किया हुआ है, जो कि मुंबई में है। तो ये देखिए ये है। उसके बाद अब आप देखिए इनकी हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। द कंपनी वाज लेड, जैसे कि हम पहले ही बताया मेहतास के बारे में। तो ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1995 में लिस्ट हुई। फिर इन्होंने कुछ और भी एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर करी 1995 में। वहीं पर अपनी कंपनी हैज एक्वायर्ड मोर फैक्ट्री लैंड बिसाइड्स इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट। तो जहां पर उनका एग्जिस्टिंग प्लांट था उसी के आसपास उन्होंने और भी ज्यादा लैंड एक्वायर करी, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें। फिर 2006 में इन्हें कंस्ट्रक्टिंग न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, तो उन्होंने एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई 2006 में। कंपनी कंस्ट्रक्टेड एडिशनल फैक्ट्री स्पेस व्यूइंग फ्यूचर ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। फिर न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, तो उन्होंने 2011 में एक नया कॉर्पोरेट ऑफिस हार्ट ऑफ द मुंबई सिटी में सेटअप किया। फिर उनको एक्रेडिशन जो है, ये देखिए, एक्चुअली वाज एक्रेडिटेड इन विद आईएसओ, और ये इन सबको कुछ अवार्ड मिला एक्सपोर्ट हाउसेस का भी, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भी अवार्ड सर्टिफिकेट मिला इनको 2015 में। तो ये इनकी एक थोड़ी सी जर्नी, ब्रीफ जर्नी है जो उन्होंने यहाँ पे अपडेट की है कंपनी में वेबसाइट पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कंपनी हैज मोर देन 50,000 स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो ये इनकी जो एरिया है वो इतने स्क्वायर फीट में बना हुआ है इनका प्लांट। और बाकी जनरल उन्होंने यहाँ पे बताया, अगर आपके पास समय तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इनके कस्टमर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि द कंपनी एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू ज्योग्राफी लाइक यूएस, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे देखिए, तो ये यूएस में भी सब एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, ये सारी जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सिंस इंसेप्शन सम्राट फार्माकेम हैज रिटेन्ड एंड एडेड इट टू इट्स लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ड्यू टू इट्स फेयर एंड ह्यूमन पॉलिसीज विद which ensures zero attrition rates of customer। तो देखिए जब भी इन्होंने जो भी कस्टमर एक्वायर किया वो छोड़ के कभी भी नहीं गया, और इतने सारी कंट्रीज को ये सप्लाई करते हैं। ये चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मैनेजमेंट को। ये है ललित मेहता, राजेश मेहता, ये मेघ मेहता। तो ये सारे मेहता परिवार है जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं, और आप इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं फर्दर डिटेल में काफी। तो ब्रॉडली सर ये है इस कंपनी के बारे में। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपने समझ लिया। अंकलेश्वर में इनका प्लांट है, 30 साल से बिजनेस में है, आयोडीन में इनकी मास्टरी है। तो ये ब्रॉडली इनका बिजनेस है। और इस एक एनुअल रिपोर्ट भी मैंने इनकी ओपन करके रखी थी, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये 2019-20 की रिसेंटली। देखिए इनकी स्टार्टिंग जो है वो देखिए काफी अच्छे लोगों का कोट से इन्होंने शुरुआत की है, तो इससे शो करता है कि इनका माइंडसेट कैसा है। इलॉन मस्क को इन्होंने कोट किया है, अमिताभ बच्चन को कोट किया है, सरदार पटेल को कोट किया है। अगर आपके पास समय हो तो इसको जरूर पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग कोट्स हैं ये। तो ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है इस कंपनी की। अगर आपके पास समय होगा तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ दिया नहीं है, मैंने पढ़ने की कोशिश करी है, पर मुझे इसमें जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मुझे इनकी वेबसाइट से ही मिल गई। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपके पास समय हो तो आप इस पेज पर आकर देख सकते हैं ये कोविड-19 का पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा। तो ये बता रहा है कुछ ज्यादा हुआ इम्पैक्ट, बट अभी ट्रांजिशन काफी स्मूथली हो चुका है और सब चीज रेगुलराइज हो चुकी है, तो अभी इतना इफेक्ट उसका कम हो गया है। तो ये आपके पास समय हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्लोज करता हूँ सर। इनके बिजनेस के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया, इतना ही है। अब मैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बात की थी कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। 43.7 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस जो है 142 रुपीज का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.5 का, तो रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग पे ये मिल रही है। वहीं पर अगर आप नियोजन केमिकल को देखेंगे
जो कि बड़ी कंपनी है, इससे इससे रिलेटिवली 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटल और पीई जो है वो 68.2 का है। वहीं पे सम्राट फार्मा केम का जो है वो 10.5 है। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। आप ये मत, मैं समझता हूँ आप बोलेंगे कि ये दोनों कंपनी बहुत डिफरेंट लीग की कंपनी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। देयर इज नो डाउट कि नियोजन केमिकल को आप स्मार्ट फार्मा केम से नहीं कर सकते कंपेयर। बट मैं मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये है कि दोनों एक ही सेगमेंट, ऑलमोस्ट एक सेगमेंट की कंपनी है। दोनों के प्रमोटर्स में बहुत डिफरेंस है। इसके नियोजन केमिकल्स के बहुत ही अच्छे प्रमोटर्स हैं, काफी अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है उनका, बहुत एग्रेसिव है। वो सब चीजें मैं समझता हूँ, बट फिर भी जस्ट मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आपको दे रहा हूँ, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ही इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से काफी स्कोप है सम्राट फार्मा केम लिमिटेड को, अगले 10 साल में 10 गुना यहाँ से हो सकता है क्या। तो मुझे लगता है कि ये 430 करोड़ की कंपनी बन सकती है अगले 10 साल में, क्योंकि 10 साल का काफी लंबा ड्यूरेशन होता है और इनके पास काफी स्कोप है इंप्रूव करने का। तो आप देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.5 है, जो कि काफी रीजनेबल है। डिविडेंड अभी ये नहीं दे रहे हैं, जो कि हम समझ सकते हैं, छोटी कंपनी है। उसके बाद आरओसीज देखिए 22.4, तो काफी अच्छे आरओसीज हैं। आरओईज देखिए 19.2, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे आरओसीज आरओई ये मेंटेन कर पा रहे हैं। नेट इक्विटी रेशियो देखिए अब 0.31, जो कि रीजनेबल डेट टू इक्विटी है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। फिर इक्विटी कैपिटल आप देखिए, छोटी सी इक्विटी है, छोटा सा मार्केट कैपिटल है, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.8, तो ये मुझे काफी थोड़ा सा कुछ तो मुझे कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है, वीक दिखता है। और मुझे लगता है क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इनके पास बार्गेनिंग पावर इतना नहीं है, या तो अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट में बेचते हैं। बट जो भी है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी कम है इनके, जो कि मुझे एक वीक पॉइंट लगता है। बाकी सारी चीजें तो मुझे एक्सेप्टेबल है, काफी अच्छी हैं, काफी रीजनेबल पीए आरओसीज अच्छे हैं। बुक वैल्यू देखिए तो 85 है, और सिर्फ ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये कंपनी। डेट टू इक्विटी भी बहुत अच्छा मेंटेन कर पा रही है। बस मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। चलिए अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं। तो आप दिसंबर क्वार्टर देखिए, तो जो लास्ट ईयर का दिसंबर था वो 35 करोड़ से बढ़कर ये 54 करोड़ पे पहुंच गया है। तो काफी अच्छा सिग्निफिकेंट जंप आपको इसकी टॉप लाइन में दिख रहा है। वहीं पे बॉटम लाइन देखेंगे तो ये 0.47 से बढ़कर आज 1.55, तो 3 गुना हो चुका है इसका नेट प्रॉफिट। ये देखिए, तो काफी अच्छा प्रदर्शन आया है रिसेंट क्वार्टर में। वहीं सितंबर क्वार्टर में देखिए आप, 36.54 से बढ़कर ये 41.5, ये सारे स्ट्रेस्ड क्वार्टर थे, डिफिकल्ट क्वार्टर थे, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। 1.5 करोड़ से जो था नेट प्रॉफिट जो था वो घटकर 1.44, तो ऑलमोस्ट इन्होंने मेंटेन कर पाए अपनी रन रेट को, नेगेटिव ये लॉस पे नहीं गए। ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वार्टर थे। फिर जून का क्वार्टर आप देखिए तो 35.48, 35.27, तो फ्लैट रहा इनका टॉप लाइन। बॉटम लाइन आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस आया यहाँ पर 1.87 से 0.8। तो आप देखिए, पर मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स कभी भी इनके मुझे 10% नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक मुझे थोड़ा सा एक करना चाहिए की वीक पॉइंट दिख रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है मुझे कि ये 10% कम से कम इनके मार्जिन्स इनको कमांड करने चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे इनका स्केल बढ़ेगा तो ये डेफिनेटली 10% तक भी आपको जाते हुए दिखेंगे समय पर। फिर आप देखिए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। 2009 में जैसे 34 करोड़ की सेल थी इनकी, जब ऑलमोस्ट ये नेगेटिव या जीरो प्रॉफिट बनाते थे। आज ये 34 करोड़ की जो सेल है वो बढ़ते बढ़ते 162 करोड़ पे पहुंचते हुए आपको दिख रही है। ऑलमोस्ट 162, मतलब 137 तो लास्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, 137 करोड़। अभी अगर इसी रन रेट को आप मानेंगे तो 162 करोड़ तक जाते हुए आपको दिखेंगे। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो अभी ये धीरे धीरे पिछले 4-5 साल से इनका जो है एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर आप देखेंगे कि पहले 2009 से लेके ऑलमोस्ट 2016 तक ये ऑलमोस्ट इतना अच्छा प्रदर्शन इनका नहीं रहा, क्योंकि 40 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक के बीच में ये ऑसिलेट होते रहे। अब आप जो देख रहे हैं 2017 से थोड़ा सा पिकअप होना चालू हुआ है इस कंपनी में, तो 63 से 73, 93, 111, 100, तो ये देखिए आप, यहाँ से अच्छा पिकअप आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी में 2015 से। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट्स में भी देखिए तो एक आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सेलरेशन देखना चालू हो गया है, और मार्जिन्स भी थोड़े से स्टेबलाइज हो रहे हैं, जो कि 5-6% पे अभी पहले बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे, अभी ऑलमोस्ट 5-6% पे जाते हुए आपको दिख रहे हैं। इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट मेंटेन रही है हमेशा, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव रिजर्व्स नहीं है। बोरोइंग्स कंट्रोल्ड में है, ऑलमोस्ट 7 to 8 करोड़ की है, जो कि एक्सेप्टेबल है। कैश फ्लोज देखिए तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, जैसे कि हमने बात किया कि 2015 से
थोड़ा सा बेटर, पर यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो ही दिख रहे हैं ज्यादातर। ये भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्केल पकड़ेगी ये कंपनी तो आपको ये काफी अच्छे पॉजिटिव कैश फ्लोज भी दिखेंगे। आप नियोजन केमिकल में भी देखिए, नियोजन केमिकल में भी देख रहा था तो कैश फ्लोज इनके इतने अच्छे नहीं है। देखिए यहाँ पर नियोजन केमिकल्स भी, हालांकि ये बहुत अच्छी कंपनी है, रिसेंटली आप देखेंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस भी, तो रिसेंटली इसी साल काफी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है, तो मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रही है, बट कैश इतना अच्छा जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये सम्राट का भी मैंने वही देखा कि इसमें भी इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है स्केल इसका बढ़ेगा तब आपको काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने मिलेगा। फिर आरओसीज आप देखिए, तो आरओसीज ये पहले जो सिंगल डिजिट्स में थे, आज वो बढ़कर डबल डिजिट्स में आपको दिख रहे हैं। डेटर डेज ऑलमोस्ट 70 डेज पर कांस्टेंट मेंटेन है। और आप देखिए प्रमोटर्स का, तो प्रमोटर्स 48, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए 48% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 2018 में, जो कि बढ़कर आज 49.13 पहुंच गई है। तो ये स्लोली, काफी स्लोली देखिए ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पर 48.7 थे, 48.8 हुए, 49 हुए, 49.1 हुए, और अभी यहाँ पे 49.13 पे मेंटेन है। तो मुझे लगता है 50% भी इजिली आपको जाते हुए दिखेंगे, 51% तक भी। फिर एफ देखिए तो 3.24%, एक है लॉयड करके एक एफ है जो कि इसमें इन्वेस्टेड है, 3.24% उनकी होल्डिंग है। पब्लिक के पास 47% है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 48 से 47%। तो सर आपने देखा मोस्टली जो पैरामीटर्स हैं और जो ग्रोथ है पिछले 4-5 साल से वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। क्लीन बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है, आपके रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, काफी चीप वैल्यूएशन में मिल रही है, छोटा मार्केट कैपिटल है, और ऐसे तो कुछ स्ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। मार्जिन्स में जो दो नेगेटिव चीजें देखी, एक मार्जिन्स दिखा और एक आपको कैश फ्लो दिखा, तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ेगा डेफिनेटली आपको इसमें इंप्रूवमेंट दिखने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अच्छी चीज इसमें यह है कि एक इनका फोकस क्लियर है, आयोडीन और ब्रोमीन केमिस्ट्री में है इनका फोकस, और काफी मुझे लगता है स्कोप अच्छा है, क्योंकि आप फोकस्ड प्लेयर हैं तो आपका स्कोप हमेशा ही आप अच्छा ही होगा। चलिए सर अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पर जाते हैं, जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट है। तो ये देखिए इसमें मैंने हमेशा की तरह मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, 10, 20, 50, 100 और 200 दिन के, और एक आरएसआई इंडिकेटर भी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये है मंथली चार्ट, इसमें मैंने सारा डेटा लेकर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है। तो आपको स्लोली ग्रेजुअली आपको दिख रहा है कि जो इसकी ट्रेजेक्टरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन की ही दिख रही है। ये स्लो है क्योंकि इसके प्रॉफिट्स भी स्लो ही इंप्रूव हुए हैं, और जैसे कि हमने बात किया था फंडामेंटल एनालिसिस में भी कि 2015 से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल रहा है, 2015-16 से, तो वही आपको प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो 2014-15 में जैसे सारे माइक्रो कैप कंपनीज में अच्छा रनअप देखने मिला, आपको इसमें भी मिला, और ये इसने भी रनअप दिखाया। बट जैसे कि 2018 में सारे माइक्रो कैप कंपनीज में काफी अच्छा डिप देखने मिला, इसमें भी देखने मिला। और अब आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट मंथली चार्ट पे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम एक तरह से बना रहा है, बट आप इसको फिर भी ये बोल सकते हैं कि ये डबल बॉटम ही ज्यादा अच्छे से मैं बोलूंगा इसको, ट्रिपल बॉटम लग रहा है आपको, बट सिग्निफिकेंट तो मुझे ये प्राइस मूवमेंट दिख रहा है। तो ये डबल बॉटम ऑलमोस्ट डब्ल्यू चार्ट जो है ये डब्ल्यू बना दिया है इसने, और ये आपको वापस रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो अब मुझे जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसमें नीचे जाते हुए तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी अगर आपकी अर्निंग्स में मोमेंटम बढ़ रहा है, अर्निंग्स अगर आपकी इंप्रूव हो रही है तो जनरली प्राइस ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये डबल बॉटम इसने ऑलमोस्ट बनाया। अब जनरली जब डबल बॉटम का प्राइस ब्रेकआउट होता है तो आप इसकी हाइट देख लीजिए, ये हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 50 रुपीज से लेके 160 रुपीज तक की है। तो आप इसका कितना डिफरेंस मानेंगे, सॉरी ये 160 नहीं, इसको मुझे नीचे लाना चाहिए यहाँ पर, सॉरी। तो ये देखिए, तो ये 50 रुपीज से लेके 130 रुपीज, तो ये 80 रुपीज हो गया। तो ये 80 रुपीज का जो हाइट है, ये हाइट हुई, ये 80 रुपीज की हाइट है। तो अब इसमें जैसे ब्रेकआउट आता है और ये पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद, अभी ये फरवरी चल रहा है, तो अगर ये क्लोज होता है तो फिर आप यहाँ से 130 से ऊपर 80 रुपीज को ऐड कर दीजिए। ओके सर, तो 210 रुपए का जो टारगेट आता है तो वहां तक आपको जाते हुए टेक्निकली मंथली चार्ट पर, तो मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें समय लगेगा, बट 210 रुपीज तक आपको जाते हुए इजिली दिखना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो आप ये तो एक थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें अच्छी चीज क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर, एक मिनट आपको मैं
ये चार्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए सर, तो यहाँ पर आप देखिए कि काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया हमेशा की तरह जैसे हम देखते हैं इसमें। फिर यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम एडिशन होना चालू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेंटली भी वॉल्यूम एडिशन और प्राइस ब्रेकआउट्स आपको दिख रहे हैं। रिसेंटली भी आप देखिए 10 डेज की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। कुछ वॉल्यूम भी इसमें एडिशन होते हुए आपको दिख रहा है, तो ये अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है ये इजिली प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अब आगे आपको ऊपर जाते हुए ये स्टॉक दिखने वाला है। अब आप देखिए वीकली चार्ट में मैं ओपन कर देता हूँ। ये 8 इयर्स का मैंने डेटा लेके रखा हुआ है, वीकली चार्ट मैंने ओपन किया। इसमें भी आप क्लियरली देखिए सर, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसमें चार्ट आपको बहुत एक्यूरेटली आप हर चीज को बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, तो प्राइस के जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफी होता है। जो नॉर्मल बड़ी लिक्विड कंपनीज होती हैं उसमें आप एग्जैक्टली हर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। तो आप देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन हुआ और आरएसआई में मेरी स्ट्रेंथ दिख रही है। अब मुझे लगता है कि ये जो है, जो इसका साइडवेज या डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। मुझे लगता है ग्रेजुअली स्लोली आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी, पर इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। ये देखिए आप, बहुत फास्ट चार्ट नहीं है, बहुत स्लो चार्ट है, और आप देखिए कि इसमें समय लग सकता है स्टोरी को डेवलप प्ले आउट होने में, बट ये लंबे समय का खेल है, ये कुछ बहुत छोटे समय का खेल नहीं है, बट ये काफी लंबे समय का आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जब होगा इसमें पेस पकड़ेगा तो बहुत तेज पेस पकड़ने वाली है स्टोरी, ये जरूर मुझे लगता है इसको देखकर। तो आप देखिए ये इसने यहाँ पर ट्रेंड चेंज किया, उसके बाद अभी आपको जो है वो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दिख रहा है। आप आगे भी देख सकते हैं कि इसी को ही सपोर्ट लेता हुआ ये आगे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हम डेली चार्ट्स भी एक बार आपको दिखाकर खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए, ये डेली चार्ट है सर इसका, ये डेली चार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डिसाइसिवली क्लोज करता है किसी भी कारण से, अच्छे बिग वॉल्यूम्स के साथ में और बड़ी कैंडल्स के साथ में, तो आप थोड़ा सा डर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं कोई ट्रेडिंग तो हो नहीं सकती 42 करोड़ के मार्केट कैपिटल में, तो आप इसमें एज अ पोजिशनल बैठ ही लीजिए। आप इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग या कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप कुछ भी मत करिए। अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है तभी आप इसमें पोजिशंस बनाइए, अदरवाइज बिल्कुल मत बनाइए। ये आप जस्ट एज अ एजुकेशनल वीडियो आप लीजिए इसको, और आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है सर, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मुझे तो इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, क्योंकि ये एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है और काफी सारे इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बट जो फोकस है वो सिर्फ आयोडीन और इसमें जो ब्रोमीन डेरिवेटिव्स हैं। और इसका जो कॉम्पिटिटर या जो साथ में कंपनीज दिखती हैं वो मुझे नियोजन केमिकल ही लगती है। तो अच्छे सेगमेंट में है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फ्यूचर में प्ले आउट हो सकती है, काफी स्कोप है इसको आगे बढ़ने का, क्लीन बैलेंस शीट है। तो मुझे लगता है कि स्कोप है। अगर आपको भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाइए और लाइक का बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।